चैप्टर 1 द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड। शुरुआत में करीब 14 बिलियन साल पहले पूरा स्पेस, मैटर और एनर्जी सब कुछ इतना छोटा था कि उसकी साइज सेंटेंस के एंड वाले डॉट से भी बहुत बहुत छोटी थी। इमेजिन करो, पूरी दुनिया उस टाइनी डॉट से भी छोटी जगह में भरी हुई थी। उस वक्त टेम्परेचर इतना हाई था कि नेचर की सारी फंडामेंटल फोर्सेस एक साथ यूनिफाइड थी। हमें आज भी नहीं पता कि ये सब सडनली कैसे स्टार्ट हुआ, लेकिन उस माइक्रोस्कोपिक पॉइंट साइज कॉस्मोस ने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, बहुत तेजी से। यही मोमेंट आज हम बिग बैंग कहते हैं। 1916 में आइंस्टाइन ने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी। इस थियरी ने बताया कि मैटर और एनर्जी की प्रेजेंस से स्पेस और टाइम खुद बेंड हो जाते हैं। फिर 1920 में क्वांटम मैकेनिक्स आया, जिसने मॉलिक्यूल्स, एटम्स और सबएटॉमिक पार्टिकल्स की दुनिया हमें समझाई। प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों थियरीज फॉर्मली एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं है। इसी वजह से साइंटिस्ट्स आज तक कोशिश कर रहे हैं कि स्मॉल की थियरी यानी क्वांटम मैकेनिक्स और लार्ज की थियरी यानी रिलेटिविटी दोनों को मिलाकर एक क्वांटम ग्रेविटी थियरी बनाई जाए। अब चैलेंज कहाँ है? अर्ली यूनिवर्स के प्लैंक ईरा में। ये वो टाइम है t=0 से लेकर 10⁻⁻43 सेकंड्स तक। इमेजिन करो, एक सेकंड को अगर आप ट्रिलियन हिस्सों में काट दो तो उसका भी टाइनी हिस्सा। उस वक्त यूनिवर्स की साइज थी सिर्फ 10⁻⁻35 मीटर्स, यानी एक हेयर की थिकनेस से भी अरब खरब गुना छोटी। इस ईरा का नाम पड़ा मैक्स प्लैंक के नाम पर। उन्हीं मैक्स प्लैंक ने 1900 में क्वांटाइज्ड एनर्जी का आइडिया दिया था। उन्हें क्वांटम मैकेनिक्स का फादर कहा जाता है। आज की यूनिवर्स में ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स अलग अलग काम करते हैं। ग्रेविटी गैलेक्सीज और प्लैनेट्स जैसी बिग चीजों को समझाता है और क्वांटम मैकेनिक्स एटम्स और पार्टिकल्स जैसी टाइनी चीजों को। लेकिन प्लैंक ईरा में लार्ज भी स्मॉल था, वहां दोनों को एक साथ काम करना पड़ा होगा। साइंटिस्ट्स मजाक में इसे कहते हैं शॉटगन वेडिंग ऑफ फिजिक्स। पर उस वेडिंग के वाउज यानी एग्जैक्ट लॉज अभी तक हमें नहीं मिले। लेकिन इतना पता है कि प्लैंक ईरा के एंड तक ग्रेविटी अलग होकर अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बना चुकी थी, और जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड होता गया, बाकी यूनिफाइड फोर्सेस भी अलग अलग होती गई। पहले स्प्लिट हुआ इलेक्ट्रोवीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फिर इलेक्ट्रोवीक भी टूटकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस में बदल गया, और फाइनली हमें मिल गए नेचर के 4 फंडामेंटल फोर्सेस। वीक फोर्स रेडियो एक्टिव डिके कंट्रोल करता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स एटॉमिक न्यूक्लियस को बाइंड करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मॉलिक्यूल्स को जोड़ता है, ग्रेविटी बल्क मैटर को बाइंड करता है। इन्हीं 4 फोर्सेस पर पूरा यूनिवर्स आज भी टिका है। बिग बैंग के बाद सिर्फ 1 ट्रिलियन सेकंड ही बीता था। उस समय यूनिवर्स एनर्जी और मैटर की नॉनस्टॉप लड़ाई का प्लेग्राउंड बना हुआ था। मैटर सबएटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में था और एनर्जी फोटॉन्स के रूप में। फोटॉन्स यानी लाइट के ये मैसलेस पार्टिकल्स वेव भी है और पार्टिकल भी। टेम्परेचर इतना हाई था कि फोटॉन्स अचानक मैटर एंटी मैटर पेयर्स में बदल जाते थे, लेकिन ये पार्टिकल्स तुरंत अनाइलेट होकर फिर से फोटॉन्स में बदल जाते। हाँ, एंटी मैटर रियल है। इसे साइंटिस्ट्स ने खोजा था, साइंस फिक्शन राइटर्स ने नहीं। और ये पूरा प्रोसेस फॉलो करता है आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन A=mc वर्ग। ये बताता है मैटर से एनर्जी और एनर्जी से मैटर में कन्वर्ट करने का 2-वे रेसिपी। यहाँ c वर्ग यानी स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर्ड इतना बड़ा नंबर है कि स्मॉल से स्मॉल मास भी अनइमेजिनेबल एनर्जी में बदल सकता है। उस दौर में जब स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोवीक फोर्सेस अलग हो रही थी, यूनिवर्स एक हॉट सूप की तरह था। इस सूप में क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, एंटी मैटर पार्टिकल्स और बोसन्स लगातार एक दूसरे से टकरा रहे थे। बोसन्स वो पार्टिकल्स हैं जो इंटरैक्शंस कराते हैं। फोटॉन भी बोसॉन फैमिली का मेंबर है। लेप्टॉन्स में सबसे फेमस है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, और क्वार्क्स, इनके नाम ही सबसे क्वर्की हैं, अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, टॉप और बॉटम। वैसे बोसन्स का नाम पड़ा इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर। लेप्टन ग्रीक वर्ड लेप्टस से आया है, मतलब स्मॉल, लेकिन क्वार्क का नाम आया जेम्स जॉयस की किताब फिनेगन्स वेक से, जहां लिखा था 3 क्वार्क्स फॉर मस्टर मार्क। फिजिसिस्ट मरी जलमन ने 1964 में ये नाम चुना। जब उन्होंने क्वार्क्स का आइडिया दिया
क्वार्क्स की एक खासियत है, इनकी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रैक्शंस में होती है, जैसे जोड़ 2/3 या -1/3। और मजेदार बात यह है कि कोई भी क्वार्क अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। इन्हें ऐसे समझो जैसे सब न्यूक्लियर रबर बैंड से जुड़े हों। जितना ज्यादा आप इन्हें अलग करने की कोशिश करेंगे, ये बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और अगर रबर बैंड स्नैप हो जाए तो स्टोर्ड एनर्जी तुरंत A=mc वर्ग के हिसाब से नए क्वार्क्स क्रिएट कर देती है। यानी आप वापस वहीं पहुंच जाते हो। इस एरा को साइंटिस्ट्स कहते हैं क्वार्क लेप्टन एरा। उस समय यूनिवर्स इतना डेंस था कि फ्री क्वार्क्स और बाउंड क्वार्क्स के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया था। क्वार्क्स एक तरह से फ्रीली मूव कर रहे थे, फिर भी कलेक्टिव बॉन्ड में थे। इसी स्टेट को साइंटिस्ट्स ने कहा क्वार्क कॉल्ड्रन। इसे पहली बार 2002 में ब्रुकहेवन नेशनल लैब न्यूयॉर्क में कंफर्म किया गया। अब इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि अर्ली यूनिवर्स में एक टाइनी एसिमेट्री हुई। मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल्स की संख्या थी 1 बिलियन जोड़ 1 vs 1 बिलियन, यानी हर 1 बिलियन एंटी मैटर के मुकाबले सिर्फ एक पार्टिकल मैटर ज्यादा था। उस वक्त तो ये फर्क नेग्लिजिबल लगता था, क्योंकि हर जगह क्रिएशन और एनाइलेशन हो रहा था। लेकिन यही एक्स्ट्रा एक पार्टिकल पर बिलियन बचता चला गया। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड और कूल होता गया, यही टाइनी इम्बैलेंस मैटर के सर्वाइवल की वजह बना। और उसी बचे मैटर से आज गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और हम सब एग्जिस्ट करते हैं। बिग बैंग के बाद अब 1 मिलियन सेकंड बीत चुका था। यूनिवर्स अब इतना डेंस या हॉट नहीं रहा था कि क्वार्क्स अकेले एग्जिस्ट कर सके। इसलिए क्वार्क्स ने अपने अपने डांस पार्टनर्स चुन लिए और मिलकर बना लिए नए हैवी पार्टिकल्स, जिन्हें कहा जाता है हेड्रन्स। ग्रीक वर्ड हेड्रास का मतलब है थिक। इन्हीं हेड्रन्स से आगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने, यानी मैटर की असली नींव रखी गई। आज अर्थ पर स्विट्जरलैंड में साइंटिस्ट्स ने एक ह्यूज मशीन बनाई है, लार्ज हैड्रन कोलाइडर। इसमें हैड्रन्स को आपस में हाई स्पीड से टकराया जाता है ताकि साइंटिस्ट्स उस शुरुआती यूनिवर्स की कंडीशंस को रिक्रिएट कर सके। ये दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है। अब वही टाइनी इम्बैलेंस मैटर vs एंटी मैटर का बिलियन जोड़ 1 vs बिलियन क्वार्क लेप्टन सूप से हैड्रन्स में भी आ गया। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े थे। जैसे जैसे यूनिवर्स कूल हुआ, एनर्जी इतनी कम हो गई कि फोटॉन्स अब नए क्वार्क एंटीक्वार्क या हैड्रन एंटीहेड्रन पेयर्स नहीं बना सकते थे। हर 1 बिलियन एनाइलेशन से जहां सिर्फ फोटॉन्स रह गए, वहीं सिर्फ एक हैड्रन बचता। और वही लकी हैड्रन्स आगे चलकर गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, यहाँ तक कि फ्लावर्स तक की कहानी लिखने वाले बने। सोचो जरा, अगर वो टाइनी इम्बैलेंस ना होता तो आज यूनिवर्स सिर्फ फोटॉन से भरा होता। प्योर लेट देयर बी लाइट वाला कॉस्मोस, नो स्टार्स, नो प्लैनेट्स, नो लाइफ। अब तक 1 सेकंड गुजर चुका था। यूनिवर्स एक्सपैंड होकर कुछ लाइट ईयर्स जितना बड़ा हो चुका था, यानी सन से लेकर उसके सबसे नजदीकी स्टार्स तक की दूरी के बराबर। टेम्परेचर था करीब 1 बिलियन डिग्रीज, अभी भी बहुत हॉट। इस दौर में इलेक्ट्रॉन्स और उनके एंटी मैटर ट्विन्स पॉजिट्रॉन्स नॉनस्टॉप बन और एनाइलेट हो रहे थे। लेकिन जैसे क्वार्क्स और हैड्रन्स के साथ हुआ, वैसे ही यहाँ भी हुआ। हर 1 बिलियन एनाइलेशंस के बाद सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बच पाया। यही इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के साथ पेयर होकर आगे यूनिवर्स की केमिस्ट्री बनाने वाले थे। अब जैसे ही यूनिवर्स और कूल हुआ और टेम्परेचर 100 मिलियन डिग्री से नीचे गया, प्रोटॉन्स ने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के साथ फ्यूज होकर एटॉमिक न्यूक्लियाई बनाना शुरू कर दिया। और इसी से शुरू हुआ हमारा फर्स्ट एलिमेंट फैक्ट्री। इस फैक्ट्री में बने 90% हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, 10% हीलियम न्यूक्लियाई और ट्रेस अमाउंट्स में ड्यूटेरियम यानी हैवी हाइड्रोजन, ट्रिटियम यानी हैवियर हाइड्रोजन और लिथियम, यानी मैटर की असली नींव अब रखी जा चुकी थी। बिग बैंग के बाद अब पूरे 2 मिनट हो चुके थे और अब करीब 3,80,000 साल तक हमारी पार्टिकल सूप में कोई बहुत ड्रामेटिक बदलाव नहीं होने वाला था। उस समय टेम्परेचर इतना हाई था कि इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स के बीच फ्रीली घूमते रहे, जैसे भीड़ में लोग बार बार एक दूसरे से टकराते रहते हैं। लेकिन फिर जब यूनिवर्स का टेम्परेचर 3000 केल्विन से नीचे आया, यानी सन की सरफेस के टेम्परेचर का लगभग आधा, तब पहली बार फ्री इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन होकर एटम्स बनाने लगे। इसी मोमेंट में
पहली बार विजिबल लाइट रिलीज हुई, और ये लाइट आज भी पूरे यूनिवर्स में मौजूद है। इसे कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। इसने उस समय मैटर की पूरी पोजीशन हमेशा के लिए यूनिवर्स में रिकॉर्ड कर दी। इसके बाद करीब पहला 1 बिलियन साल यूनिवर्स बस एक्सपैंड और कूल होता रहा। मैटर इकट्ठा होकर बड़े बड़े ग्रुप्स में जमा हुआ, जिन्हें हम गैलेक्सीज कहते हैं, और बन गई करीब 100 बिलियन गैलेक्सीज। हर गैलेक्सी में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स पैदा हुए, स्टार्स जो सन से 10 गुना ज्यादा मैसिव थे। उनकी कोर में इतना प्रेशर और टेम्परेचर था कि उन्होंने हाइड्रोजन से लेकर आयन तक दर्जनों एलिमेंट्स बना दिए, और जब ये मैसिव स्टार्स एक्सप्लोड हुए तो अपने सारे एलिमेंट्स पूरी गैलेक्सी में फैला दिए। यही एक्सप्लोजन्स यूनिवर्स की केमिकल फैक्ट्री बने। करीब 9 बिलियन साल बाद वर्गो सुपरक्लस्टर के एक नॉर्मल से कॉर्नर में मिल्की वे गैलेक्सी के ओरियन आर्म रीजन में एक ऑर्डिनरी स्टार पैदा हुआ, हमारा सन। जिस गैस क्लाउड से सन बना, उसमें हेवी एलिमेंट्स इतने थे कि उसके चारों ओर प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स भी बन सके। शुरुआत में रॉकी प्लैनेट्स जैसे अर्थ पर हाई स्पीड इम्पैक्ट से सरफेस पूरी तरह मोल्टन थी। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सर्वाइव नहीं कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे डेब्री सेटल हुआ, सरफेसेस कूल हुई और अर्थ बनी एक परफेक्ट जगह पर, न सन के बहुत पास न बहुत दूर। इस गोल्डीलॉक्स जोन में ओशंस लिक्विड फॉर्म में बने रह सके। अगर अर्थ थोड़ा भी क्लोजर होती तो पानी एवेपोरेट हो जाता, और अगर फादर होती तो पानी फ्रीज हो जाता। दोनों ही केसेस में लाइफ पॉसिबल नहीं थी। इन्हीं ओशंस में केमिकल रिएक्शन से पहली बार ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने सेल्फ रेप्लिकेटिंग लाइफ फॉर्म्स का शेप लिया, और शुरू हुई सबसे पहली सिंपल बैक्टीरिया। ये एनाएरोबिक लाइफ थी जो ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट्स में जीती थी, लेकिन बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज करती थी। धीरे धीरे यही ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कलेक्ट हुआ। 2 एटम्स मिलकर O और 3 एटम्स मिलकर O यानी ओजोन बने। ओजोन ने अर्थ को सन की हार्मफुल UV रेज से प्रोटेक्ट करना शुरू किया, और इसी वजह से कॉम्प्लेक्स एरोबिक लाइफ डेवलप हो पाए। लाइफ की पूरी डाइवर्सिटी आज जिस कार्बन केमिस्ट्री पर बेस्ड है, उसका क्रेडिट जाता है यूनिवर्स में कार्बन की अबंडेंस को। यूनिवर्स में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से अकेले कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स की वैरायटीज सबसे ज्यादा है। यानी हम सबकी कहानी क्वार्क्स से शुरू होकर कार्बन पर आकर टिक गई। चैप्टर 2 ऑन अर्थ एज इन द हेवंस। जब तक सर आइजैक न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं लिखा था, तब तक किसी के पास ये मानने की कोई वजह नहीं थी कि फिजिक्स के लॉज यहाँ अर्थ पर जैसे हैं, वैसे ही पूरे यूनिवर्स में भी होंगे। लोगों का मानना था कि अर्थ पर तो अर्थली चीजें होती हैं और आसमान में हेवनली चीजें। उस समय क्रिश्चियन टीचिंग्स कहती थी कि गॉड खुद हेवंस को कंट्रोल करते हैं और हमारी मॉर्टल माइंड्स उन्हें समझ नहीं सकती। न्यूटन ने इस फिलोसॉफिकल बैरियर को तोड़ा। उन्होंने दिखाया कि मोशन को समझा और प्रिडिक्ट किया जा सकता है। कुछ थियोलॉजियंस ने उन्हें क्रिटिसाइज भी किया कि न्यूटन ने क्रिएटर के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। न्यूटन ने समझा लिया था कि वही ग्रेविटी फोर्स जो ऑर्चर्ड से राइप एप्पल्स गिराती है, वही फोर्स ऑब्जेक्ट्स को कर्व ट्रेजेक्टरी पर भेजती है, और वही फोर्स मून को अर्थ की ऑर्बिट में रखती है। न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को सन की ऑर्बिट में गाइड करता है, और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स को ऑर्बिट में रखता है। यही यूनिवर्सैलिटी ऑफ फिजिकल लॉज साइंटिफिक डिस्कवरी को ड्राइव करती है। और ग्रेविटी तो बस शुरुआत थी। सोचो, 19वीं सदी के एस्ट्रोनॉमर्स का एक्साइटमेंट जब पहली बार लैबोरेटरी प्रिज्म्स सन की लाइट पर लगाए गए। प्रिज्म्स लाइट को स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स में तोड़ देते हैं। ये स्पेक्ट्रा सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं होते, बल्कि इनमें ऊडल्स ऑफ इंफॉर्मेशन छुपी होती है ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन के बारे में। हर केमिकल एलिमेंट अपने यूनिक पैटर्न से पहचान में आता है। सबको अमेज करने वाली बात ये थी कि सन के स्पेक्ट्रा की केमिकल सिग्नेचर्स बिल्कुल लैबोरेटरी के एलिमेंट्स से मैच कर गई। यानी सन और अर्थ साइज, मास, टेम्परेचर, लोकेशन और अपीयरेंस में चाहे कितने भी अलग हों, दोनों में सेम एलिमेंट्स मौजूद है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयन वगैरह। और इससे भी इम्पोर्टेंट था ये समझना
कि वही लॉज ऑफ फिजिक्स जो सन की स्पेक्ट्रल लाइंस बनाते हैं, वही लॉज अर्थ पर भी काम कर रहे हैं 93 मिलियन माइल्स दूर। ये कॉन्सेप्ट इतना फर्टाइल था कि इसे रिवर्स में भी यूज किया गया। सन के स्पेक्ट्रम में साइंटिस्ट्स ने एक नया एलिमेंट डिटेक्ट किया जो अर्थ पर नहीं था, चूंकि वो सन से मिला था। उसका नाम ग्रीक वर्ड हीलियोस से रखा गया, हीलियम, और बाद में हीलियम लैब में डिस्कवर हुआ। हीलियम पीरियोडिक टेबल का पहला और अकेला एलिमेंट बना जिसे अर्थ से बाहर खोजा गया। अब सवाल ये है, क्या फिजिक्स के लॉज सिर्फ सोलर सिस्टम तक काम करते हैं, या गैलेक्सी में भी, या पूरे यूनिवर्स में टाइम के अक्रॉस भी? स्टेप बाय स्टेप इन लॉज को टेस्ट किया गया। नियरबाई स्टार्स ने भी फेमिलियर केमिकल्स दिखाए। बाइनरी स्टार्स जो एक दूसरे की ऑर्बिट में घूमते हैं, न्यूटन की ग्रेविटी को परफेक्टली फॉलो करते हैं। यही चीज बाइनरी गैलेक्सीज में भी देखी गई। और जैसे जियोलॉजिस्ट सेडिमेंट से अर्थ का टाइमलाइन पढ़ते हैं, वैसे ही स्पेस हमें पास्ट दिखाता है। जितनी दूर देखते हैं उतना पीछे टाइम में झांकते हैं। डिस्टेंट यूनिवर्स के स्पेक्ट्रा ने भी वही केमिकल सिग्नेचर्स दिखाए जो नियर बाय स्पेस में है। हैवी एलिमेंट्स उस समय कम थे क्योंकि वो बाद के एक्सप्लोडिंग स्टार्स से बने, लेकिन एटॉमिक और मोलेक्युलर प्रोसेसेस जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनाते हैं वो सेम लॉज फॉलो करते रहे। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट जो हर एलिमेंट का फिंगरप्रिंट कंट्रोल करता है, वो बिलियंस ऑफ ईयर्स से अनचेंज्ड है। सही है, यूनिवर्स में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका अर्थ पर कोई काउंटरपार्ट नहीं है। आपने कभी ग्लोइंग मिलियन डिग्री प्लाज्मा का बादल नहीं देखा होगा, या स्ट्रीट पर किसी ब्लैक होल से मुलाकात नहीं की होगी। लेकिन मैटर ये है कि फिजिकल लॉज यूनिवर्सल है। जब पहली बार नेबुली की लाइट एनालाइज की गई तो साइंटिस्ट्स को ऐसा स्पेक्ट्रल सिग्नेचर मिला जिसका अर्थ पर कोई एग्जाम्पल नहीं था। तब पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसे नाम दिया नेबुलियम। बाद में पता चला कि ये ऑर्डिनरी ऑक्सीजन ही है, बस स्पेस की रेरिफाइड कंडीशंस में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बिहेवियर दिखा रहा था। इससे साफ हुआ कि अगर हम किसी एलियन सिविलाइजेशन वाले प्लैनेट पर जाएं, तो वहां भी वही लॉज ऑफ फिजिक्स काम करेंगे जो अर्थ पर है। एलियंस की सोशल या पॉलिटिकल बिलीफ्स अलग हो सकती हैं, लेकिन उनके यूनिवर्स को चलाने वाले लॉज वही होंगे। और अगर उनसे कम्युनिकेशन करनी हो तो सबसे सुरक्षित तरीका होगा साइंस की लैंग्वेज। 1970s में ऐसा प्रयास हुआ। पायनियर 10 और 11 और वॉयेजर 1 और 2 स्पेसक्राफ्ट सोलर सिस्टम से बाहर भेजे गए। पायनियर पर गोल्डन प्लाक लगाया गया जिसमें पिक्टोग्राम्स के जरिए सोलर सिस्टम का लेआउट, हमारी लोकेशन इन मिल्की वे और हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर दिखाया गया। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट में एक गोल्ड रिकॉर्ड भी था जिसमें अर्थ की साउंड्स थी, ह्यूमन हार्ट बीट, वेल सॉन्ग्स, दुनिया भर का म्यूजिक, बीथहोवन से लेकर चक बेरी तक। ये मैसेज ह्यूमनाइज्ड था, लेकिन एलियंस इसे समझेंगे या नहीं, ये कोई नहीं जानता। सैटरडे नाइट लाइव पर इसका मजेदार पैरोडी भी हुआ जिसमें एलियंस का रिप्लाई दिखाया गया, सेंड मोर चक बेरी। साइंस सिर्फ यूनिवर्सैलिटी ऑफ लॉज पर ही नहीं बल्कि फिजिकल कांस्टेंट्स पर भी डिपेंड करती है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे साइंटिस्ट्स बिग जी कहते हैं। यही न्यूटन की इक्वेशन में ग्रेविटी की स्ट्रेंथ डिसाइड करता है। इसे बिलियंस ऑफ ईयर्स तक टेस्ट किया गया है। अगर पास्ट में बिग जी थोड़ा भी अलग होता तो सन की एनर्जी आउटपुट काफी वेरिएबल होती, जो बायोलॉजिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल या जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में दिखाई देती। लेकिन ऐसा नहीं है, यानी हमारा यूनिवर्स रिमार्केबल यूनिफॉर्मिटी पर टिका है। सभी कांस्टेंट्स में सबसे फेमस है स्पीड ऑफ लाइट। चाहे आप कितनी भी फास्ट ट्रैवल कर लो, आप कभी भी लाइट बीम को ओवरटेक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आज तक किसी भी एक्सपेरिमेंट ने ये नहीं दिखाया कि कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड तक पहुंच सका हो, और फिजिक्स के वेल टेस्टेड लॉज भी यही प्रेडिक्ट करते हैं। हाँ, ये बातें थोड़ी क्लोज माइंडेड लग सकती हैं। हिस्ट्री में कई बार साइंटिस्ट ने बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए और बाद में इन्वेंटर्स और इंजीनियर्स ने उन्हें गलत साबित कर दिया। We will never fly. Flying commercially कभी पॉसिबल नहीं होगा। We will never split the atom. We will never break the sound barrier. We will never go to the moon. लेकिन इन सब स्टेटमेंट्स में कोई एस्टैब्लिश्ड लॉ ऑफ फिजिक्स रास्ते में खड़ा नहीं था। अब जो बात अलग है वो ये क्लेम, We will never outrun a beam of light. ये कोई कैजुअल अंदाजा नहीं, बल्कि टाइम टेस्टेड फिजिकल प्रिंसिपल से निकला कंक्लूजन है।
फ्यूचर इंटरस्टेलर हाईवेज पर लगे साइन बोर्ड शायद लिखें, द स्पीड ऑफ लाइट, इट्स नॉट जस्ट अ गुड आइडिया, इट्स द लॉ। अर्थ की सड़कों पर ओवर स्पीडिंग पकड़ी जा सकती है, लेकिन फिजिक्स के लॉज एनफोर्स करने के लिए कोई पुलिस चाहिए ही नहीं। हाँ, मेरे पास एक गीकी टी शर्ट जरूर था जिस पर लिखा था अबे ग्रेविटी। सभी मेजरमेंट्स बताते हैं कि फंडामेंटल कांस्टेंट्स और उन पर बेस्ड फिजिकल लॉज न टाइम डिपेंडेंट है न लोकेशन डिपेंडेंट, वो सच में कांस्टेंट और यूनिवर्सल है। नेचुरल फिनोमिना में अक्सर कई लॉज एक साथ काम करते हैं, इससे एनालिसिस मुश्किल हो जाती है और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की जरूरत पड़ती है। जुलाई 1994 में जब कॉमेट शूमेकर लेवी 9 जुपिटर की एटमॉस्फेयर में टकराया और एक्सप्लोड हुआ, तब एक्यूरेट मॉडल्स बनाने के लिए साइंटिस्ट्स को फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, किनेमैटिक्स और ग्रेविटेशन सबको कंबाइन करना पड़ा। क्लाइमेट और वेदर भी ऐसे ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, लेकिन उनके पीछे भी वही बेसिक लॉज काम करते हैं। जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट, जो कम से कम 350 सालों से रेजिंग साइक्लोन है, वही प्रोसेसेस ड्राइव कर रहे हैं जो अर्थ के स्टॉर्म्स को जेनरेट करते हैं। अब आते हैं कंजर्वेशन लॉज पर। ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, जहां कुछ क्वांटिटीज हमेशा कंजर्व रहती है। 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, मास और एनर्जी का कंजर्वेशन, लिनियर और एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन और इलेक्ट्रिक चार्ज का कंजर्वेशन। ये लॉज अर्थ पर भी दिखते हैं और यूनिवर्स के हर स्केल पर। लेकिन पैराडाइस में सब परफेक्ट नहीं है। यूनिवर्स में ग्रेविटी का 85% सोर्स हमें दिखाई नहीं देता। यही है मिस्टीरियस डार्क मैटर। इसे हम डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसकी ग्रेविटेशनल पुल बाकी मैटर पर दिखती है। हो सकता है ये एक्सोटिक पार्टिकल से बना हो, जिन्हें हमने अभी डिस्कवर नहीं किया। कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स का मानना है कि डार्क मैटर है ही नहीं, बस न्यूटन की ग्रेविटी इक्वेशन में मॉडिफिकेशन की जरूरत है। शायद एक दिन हम सच में जाने कि न्यूटन की ग्रेविटी को एडजस्ट करने की जरूरत है। ऐसा पहले भी हुआ था। 1916 में आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने न्यूटन की ग्रेविटी को एक्सपैंड किया। न्यूटन का लॉ ऑर्डिनरी कंडीशंस में काम करता है, लेकिन बहुत हाई मास ऑब्जेक्ट्स जैसे ब्लैक होल्स पर फेल हो जाता है। वहीं आइंस्टाइन की रिलेटिविटी वहां काम करती है। और मजे की बात यह है कि लो मास और लो स्पीड्स पर आइंस्टाइन की इक्वेशंस न्यूटन की इक्वेशंस में ही सिंप्लीफाई हो जाती है। यही वजह है कि दोनों पर हमारा कॉन्फिडेंस बना हुआ है। साइंटिस्ट्स के लिए लॉस की यूनिवर्सैलिटी कॉस्मोस को बहुत सिंपल बना देती है, लेकिन ह्यूमन नेचर वो इन्फिनिटली ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अमेरिका में स्कूल बोर्ड्स वोट करके डिसाइड करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। दुनिया भर में कल्चरल, पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ्स अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करते हैं, लेकिन फिजिक्स के लॉज वो हर जगह काम करते हैं, चाहे आप उन पर विश्वास करो या न करो। इन अदर वर्ड्स, लॉज ऑफ फिजिक्स एब्सोल्यूट है। उनके बाद बाकी सब ओपिनियन है। हाँ, साइंटिस्ट्स भी आर्ग्यू करते हैं, लेकिन ज्यादातर तब जब डेटा इनसफिशिएंट या मेसी हो। लेकिन जहां फिजिकल लॉज को इन्वोक किया जा सकता है, वहां डिबेट ज्यादा लंबी नहीं चलती। परपेचुअल मोशन मशीन पॉसिबल नहीं, थर्मोडायनामिक्स के खिलाफ है। टाइम मशीन बनाकर पास्ट में जाकर मदर को किल करना पॉसिबल नहीं, कॉज़ैलिटी लॉज तोड़ता है। लोटस पोजीशन में बैठकर हवा में लेविटेट करना पॉसिबल नहीं, मोमेंटम लॉज के खिलाफ है। नॉलेज ऑफ फिजिकल लॉज कभी कभी आपको रियल लाइफ सिचुएशंस में भी कॉन्फिडेंस देता है। जैसे एक बार मैं पैसाडीना, कैलिफोर्निया में हॉट कोको पी रहा था। मैंने कोको व्हिप्ड क्रीम के साथ ऑर्डर किया, लेकिन आया बिना व्हिप्ड क्रीम के। वेटर बोला कि व्हिप्ड क्रीम बॉटम में सिंक हो गया, लेकिन व्हिप्ड क्रीम का डेंसिटी लो होता है, वो हमेशा टॉप पर फ्लोट करता है। मैंने वेटर से कहा, 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो व्हिप्ड क्रीम डाला ही नहीं गया, या फिर आपके रेस्टोरेंट में यूनिवर्सल लॉज ऑफ फिजिक्स अलग काम करते हैं। वो व्हिप्ड क्रीम लाकर कप में डाला और कुछ ही सेकंड्स में वो ऊपर तैर गया। प्रूफ मिल गया कि फिजिक्स के लॉज यूनिवर्सल है। चैप्टर 3 ऑन अर्थ एज इन द हेवंस। बिग बैंग के बाद कॉस्मोस का मेन एजेंडा था एक्सपेंशन। स्पेस में भरी एनर्जी धीरे धीरे डाइल्यूट होती गई। हर मोमेंट यूनिवर्स थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा ठंडा हुआ और थोड़ा डिमर हो गया। इस दौरान मैटर और एनर्जी साथ मिलकर एक ओपेक सूप में थे।
जहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स को बार बार स्कैटर कर रहे थे। पूरे 3,80,000 साल तक यही चलता रहा। उस समय फोटॉन ज्यादा दूर ट्रैवल ही नहीं कर पाते थे। किसी फोटॉन को डिटेक्ट करने का मतलब था कि वो इलेक्ट्रॉन से अभी अभी टकराकर आपकी आंखों तक पहुंचा है। यानी यूनिवर्स हर तरफ से बस एक ग्लोइंग ओपेक फॉग था। ठीक वैसे ही जैसे आज सन और बाकी स्टार्स बिहेव करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर गिरा, पार्टिकल स्लो होने लगे, और जब यूनिवर्स का टेम्परेचर 3000 केल्विन से नीचे गया, इलेक्ट्रॉन्स धीमे पड़ गए और प्रोटॉन से कंबाइन होकर एटम्स बनाने लगे। इसी मोमेंट पर फोटॉन्स फाइनली फ्री हुए और बिना किसी रुकावट के पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करने लगे। ये लेफ्ट ओवर लाइट, जिसे हम आज डिटेक्ट करते हैं, कॉस्मिक बैकग्राउंड कहलाती है। टेम्परेचर और स्पेक्ट्रम से इसे मेजर किया जा सकता है। उस समय विजिबल लाइट फोटॉन्स थे, लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, फोटॉन्स ने एनर्जी खो दी और विजिबल से इंफ्रारेड फोटॉन्स बन गए। फोटॉन्स कमजोर होते गए, लेकिन फोटॉन्स बने रहे। आज तक यूनिवर्स उस समय से 1000 गुना एक्सपैंड हो चुका है, तो कॉस्मिक बैकग्राउंड भी 1000 गुना कूल हो गया। वही फोटॉन्स अब विजिबल से शिफ्ट होकर माइक्रोवेव्स बन चुके हैं। इसी वजह से हम इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं, शॉर्ट में CMB। और अगर यही प्रोसेस फ्यूचर में चलता रहा तो 50 बिलियन साल बाद एस्ट्रोफिजिसिस्ट शायद कॉस्मिक रेडियो वेव बैकग्राउंड लिखेंगे। जब कोई चीज हीट से ग्लो करती है तो स्पेक्ट्रम के हर हिस्से में लाइट देती है, लेकिन पीक हमेशा एक जगह होती है। हाउस होल्ड बल्ब्स जिनमें मेटल फिलामेंट्स होते हैं, वो मोस्टली इंफ्रारेड में पीक करते हैं। इसी वजह से वो विजिबल लाइट के लिए इनएफिशिएंट होते हैं। इंफ्रारेड हमें सिर्फ वार्मथ के रूप में महसूस होती है। लेड रेवोल्यूशन ने इस इनएफिशिएंसी को खत्म किया, क्योंकि LED SPO विजिबल लाइट बनाते हैं। इसी वजह से पैकेजिंग पर लिखा होता है 7 वॉट्स लेड रिप्लेसेस 60 वॉट्स इनकैंडेसेंट। CMB भी एक कूलिंग ग्लो का रेमनेंट है। इसका स्पेक्ट्रम माइक्रोवेव में पीक करता है, लेकिन साथ ही रेडियो वेव्स और थोड़े हाई एनर्जी फोटॉन्स भी देता है। 20वीं सदी के बीच तक कॉस्मोलॉजी के पास डेटा बहुत कम था, और जहां डेटा कम होता है वहां आइडियाज ज्यादा होते हैं। CMB का प्रेडिक्शन 1940 में जॉर्ज गैमोव और उनकी टीम ने किया। इसका आधार था बेल्जियन फिजिसिस्ट और प्रीस्ट जॉर्ज लिमेटर का 1927 का काम, जिन्हें बिग बैंग कॉस्मोलॉजी का फादर कहा जाता है। 1948 में अमेरिकन फिजिसिस्ट रैल्फ एल्फर और रॉबर्ट हर्मन ने पहली बार कैलकुलेट किया कि कॉस्मिक बैकग्राउंड का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। उन्होंने 3 पिलर्स पर कैलकुलेशन बनाए। 1, आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी 1916। 2, एडविन हबल की डिस्कवरी 1929 कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। 3, एटॉमिक फिजिक्स, जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान डेवलप हुई थी। एल्फर और हर्मन ने टेम्परेचर निकाला 5 केल्विन, जो गलत था। एक्चुअल मेजरमेंट से वैल्यू निकली 2.725 केल्विन, या सिंपल में कहो तो 3 केल्विन। जरा सोचो, लैब में एटॉमिक फिजिक्स के डेटा से उन्होंने बिलियंस ऑफ ईयर्स आगे एक्सट्रैपोलेट किया, और जो प्रेडिक्शन निकला वो एक्चुअल आंसर के करीब था। ये अपने आप में ह्यूमन इंसाइट की जबरदस्त जीत थी। अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट जे रिचर्ड गॉट ने कहा था, predicting that the background existed and then getting its temperature correct to within a factor of 2 was like predicting कि व्हाइट हाउस लॉन पर 50 फीट चौड़ा फ्लाइंग सॉसर उतरेगा, लेकिन उतरा 27 फीट का फ्लाइंग सॉसर। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी CMB का पहला डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बिल्कुल एक्सीडेंटली हुआ था 1964 में। अमेरिकन फिजिसिस्ट्स आर्नो पेंजियर्स और रॉबर्ट विल्सन बेल टेलीफोन लैब्स AT&T की रिसर्च ब्रांच में काम कर रहे थे। 1960S में माइक्रोवेव सबको पता थे, लेकिन उन्हें डिटेक्ट करने की प्रॉपर टेक्नोलॉजी बहुत रेयर थी। बेल लैब्स ने कम्युनिकेशन के लिए एक स्पेशल हॉर्न शेप्ड एंटीना डिजाइन किया था। सिग्नल भेजना या रिसीव करना हो तो इंटरफेरेंस सोर्सेज रिमूव करना जरूरी है। पेंजियर्स और विल्सन बस इतना करना चाहते थे, बैकग्राउंड माइक्रोवेव नॉइस मेजर करना, ताकि कम्युनिकेशन साफ हो सके। वो कॉस्मोलॉजिस्ट्स नहीं थे, उन्हें गैमोव, हर्मन और अल्फा की प्रेडिक्शंस के बारे में पता भी नहीं था। लेकिन जब उन्होंने डेटा लिया और सारे नोन सोर्सेज सब्ट्रैक्ट कर दिए, फिर भी एक लेफ्टओवर सिग्नल बचा। उन्हें समझ नहीं आया ये नॉइस हट क्यों नहीं रही। डिश के अंदर देखा
तो वहां पिजन्स नेस्टिंग कर रहे थे। उन्हें शक हुआ कि शायद पिजन पूप रिस्पॉन्सिबल हो। पूप साफ किया, सिग्नल थोड़ा ड्रॉप हुआ, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। 1965 में उन्होंने पेपर पब्लिश किया जिसमें इस अनएक्सप्लेन्ड एक्सेस एंटीना टेम्परेचर की रिपोर्ट थी। इसी दौरान प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में रॉबर्ट डिक और उनकी टीम CMB खोजने के लिए डिटेक्टर बना रहे थे। रिसोर्सेस कम थे, काम धीरे चल रहा था, लेकिन जैसे ही उन्हें पेंजियर्स और विल्सन के रिजल्ट के बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत समझ लिया यही है प्रिडिक्टेड CMB। टेम्परेचर भी फिट कर रहा था और सबसे जरूरी सिग्नल हर डायरेक्शन से आ रहा था। 1978 में पेंजियर्स और विल्सन को नोबेल प्राइज मिला और 2006 में जॉन मेदर और जॉर्ज स्मूट को नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि उन्होंने पूरे स्पेक्ट्रम में CMB ऑब्जर्व करके कॉस्मोलॉजी को एक प्रिसाइज एक्सपेरिमेंटल साइंस बना दिया। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, लाइट को दूर से हम तक पहुंचने में टाइम लगता है। यानी जब हम डीप स्पेस देखते हैं तो हम एक्चुअली पास्ट देख रहे होते हैं। अगर किसी दूर की गैलेक्सी के इंटेलिजेंट बीइंग CMB मेजर करें तो उन्हें 2.7 केल्विन से हायर टेम्परेचर मिलेगा, क्योंकि उनका यूनिवर्स अभी यंगर, स्मॉलर और हॉटर है। ये हाइपोथेसिस टेस्ट भी किया गया। साइनोजन CN नामक मॉलिक्यूल माइक्रोवेव से एक्साइट होता है। डिस्टेंट गैलेक्सीज में ये मॉलिक्यूल ज्यादा एक्साइट होता है क्योंकि वहां का CMB वार्मर है, और यही साइंटिस्ट्स ने ऑब्जर्व किया। प्रेडिक्शन सही साबित हुआ। यू कांट मेक दिस स्टफ अप। दरअसल यूनिवर्स बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद तक ओपेक था। उस समय आप कुछ देख ही नहीं सकते थे, ना गैलेक्सी क्लस्टर्स, ना वॉइड्स। फोटॉन्स को पहले फ्री होना पड़ा ताकि इंफॉर्मेशन कैरी करके पूरे कॉस्मोस में ट्रैवल कर सके। हर फोटॉन का जर्नी शुरू हुआ उस इलेक्ट्रॉन से स्कैटर होकर जिससे वो आखिरी बार टकराया था। यही पॉइंट ऑफ लास्ट स्कैटर कहलाता है। धीरे धीरे फोटॉन्स एस्केप हुए और मिलकर एक सरफेस ऑफ लास्ट स्कैटर बना, लगभग 1,20,000 साल डीप। यही वो जगह थी जहां इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूक्लियाई से जुड़कर एटम्स बनाए और हर बार एक छोटा फोटॉन रिलीज हुआ। इस टाइम तक कुछ रीजन्स में मैटर ग्रेविटी से कोलेस होने लगा था। वहां से स्कैटर हुए फोटॉन्स थोड़े कूलर प्रोफाइल दिखाते हैं कंपेयर्ड टू एम्प्टी रीजन्स जहां मैटर ज्यादा जमा हुआ। वहां ग्रेविटी और स्ट्रॉन्ग हुई और वही रीजन्स बाद में गैलेक्सी सुपर क्लस्टर्स बने। जब CMB को डिटेल में मैप करते हैं तो वो स्मूथ नहीं निकलता, उसमें टाइनी हॉट और कोल्ड स्पॉट्स होते हैं। इन्हीं टेम्परेचर वेरिएशंस को स्टडी करके हम अर्ली यूनिवर्स के मैटर स्ट्रक्चर और कंटेंट का अंदाजा लगाते हैं। असल में CMB हमारे लिए एक पोटेंट टाइम कैप्सूल है। इसके पैटर्न्स पढ़कर एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स कॉस्मिक हिस्ट्री को रिवर्स में रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे किसी इन्फेंट यूनिवर्स की स्कल बम्स पढ़कर उसकी कॉस्मिक फ्रेनोलॉजी की जाए। CMB को बाकी ऑब्जर्वेशंस के साथ कंबाइन करके हम फंडामेंटल कॉस्मिक प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। वार्म और कूल स्पॉट्स की डिस्ट्रीब्यूशन से पता चलता है उस समय ग्रेविटी कितनी स्ट्रॉन्ग थी, मैटर कितनी फास्ट एक्यूमुलेट हो रहा था। इससे हम ऑर्डिनरी मैटर, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की अमाउंट्स निकालते हैं और उसी से पता चलता है यूनिवर्स एक्सपैंड करता रहेगा या नहीं। ऑर्डिनरी मैटर वही है जिससे हम सब बने हैं। इसमें ग्रेविटी होती है और ये लाइट के साथ इंटरैक्ट करता है। डार्क मैटर एक मिस्टीरियस सब्सटेंस है जिसमें ग्रेविटी तो है लेकिन ये लाइट से किसी नोन तरीके से इंटरैक्ट नहीं करता। डार्क एनर्जी और भी अजीब है। ये वैक्यूम ऑफ स्पेस में एक मिस्टीरियस प्रेशर है जो ग्रेविटी के उलट काम करता है। ये यूनिवर्स को नॉर्मल से भी तेज स्पीड में एक्सपैंड करने के लिए मजबूर करता है। हमारी कॉस्मिक फ्रेनोलॉजी से यानी CMB पैटर्न्स के स्टडी से हमें पता चलता है कि यूनिवर्स कैसे बिहेव करता था, लेकिन साथ ही ये भी पता चलता है कि यूनिवर्स का बड़ा हिस्सा ऐसा स्टफ है जिसके बारे में हम क्लूलेस हैं। फिर भी आज कॉस्मोलॉजी के पास एक एंकर है। CMB एक ऐसा पोर्टल है जिससे होकर हम सब गुजरे हैं। यही वो मोमेंट है जहां इंटरेस्टिंग फिजिक्स हुई और जहां से हमें यूनिवर्स के बारे में पता चला फोटॉन्स के फ्री होने से पहले और बाद में। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की सिंपल डिस्कवरी ने कॉस्मोलॉजी को मैथोलॉजी से साइंस की ओर धकेला, लेकिन जब इसका एक्यूरेट और डिटेल्ड मैप बना तभी कॉस्मोलॉजी सच में एक मॉडर्न साइंस बन गई। कॉस्मोलॉजिस्ट्स के पास ईगो होना भी लाजमी है।
आखिर उनका काम है ये डिड्यूस करना कि यूनिवर्स को किसने और कैसे एग्जिस्टेंस में लाया। बिना डेटा के उनके एक्सप्लेनेशन सिर्फ हाइपोथेसिस थे। अब हर नया ऑब्जर्वेशन, हर नया डेटा एक दोधारी तलवार की तरह है। ये कॉस्मोलॉजी को फाउंडेशन देता है जिस पर बाकी साइंसेस भी टिकती हैं। लेकिन साथ ही ये थियरीज को कंस्ट्रेन भी करता है जो लोग तब तक मानते थे जब तक डेटा कम था। और सच यही है, कोई भी साइंस मैच्योरिटी तक नहीं पहुंच सकती जब तक उसके पास डेटा और एविडेंस की ये कसौटी ना हो। चैप्टर 4 बिटवीन द गैलेक्सीज। कॉस्मोस की ग्रैंड टैली में गैलेक्सीज ही वो चीज हैं जिन्हें हम सबसे पहले गिनते हैं। लेटेस्ट एस्टिमेट्स कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में करीब 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं। ये गैलेक्सीज ब्राइट और ब्यूटीफुल होती हैं, स्टार्स से भरी हुई, और डार्क वॉइड्स ऑफ स्पेस को ऐसे सजाती हैं जैसे रात में किसी कंट्री का एरियल व्यू हो जहां शहर रोशनी की तरह चमक रहे हो। लेकिन सवाल ये है, स्पेस का ये वॉइड कितना एम्प्टी है? क्या गैलेक्सीज के बीच की जगह सच में खाली है? शायद नहीं। मॉडर्न थियरीज और डिटेक्टर्स बताते हैं कि गैलेक्सीज के बीच बहुत कुछ छुपा है। हो सकता है वही चीजें यूनिवर्स के एवोल्यूशन में गैलेक्सी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। हमारी अपनी स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी मिल्की वे अर्थ की रात की स्काई में दूध गिरी जैसी दिखती है। ग्रीक वर्ड गैलेक्सीज का मतलब ही है मिल्की, हमारी सबसे नजदीकी नेबर्स हैं। 2 इरेगुलर ड्वार्फ गैलेक्सीज करीब 6 लाख लाइट ईयर्स दूर। इन्हें फर्डिनेंड मैगेलन की यात्रा 1519 में लॉक किया गया था। उनके नाम पर इन्हें लार्ज और स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड्स कहा जाता है। सदर्न हेमिस्फीयर से ये 2 क्लाउड लाइक पैचेस की तरह दिखते हैं। हमारी गैलेक्सी से बड़ी नियरेस्ट गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, करीब 20 लाख लाइट ईयर्स दूर। इसे पहले लोग ग्रेट नेबुला इन एंड्रोमेडा कहते थे। ये मिल्की वे की ट्विन जैसी है, बस थोड़ी ज्यादा मैसिव और लूमिनस। ध्यान दो, इन नामों में कहीं भी स्टार्स का जिक्र नहीं है, क्योंकि टेलीस्कोप से पहले लोग इन्हें स्टार सिस्टम्स की तरह रिजॉल्व कर ही नहीं पाते थे। अगर टेलीस्कोप्स और डिटेक्टर्स ना होते तो हम आज भी गैलेक्सीज के बीच की जगह को एम्प्टी मानते। लेकिन मॉडर्न प्रोब्स ने कॉस्मिक कंट्रीसाइड को रिवील कर दिया है। ड्वार्फ गैलेक्सीज, रनअवे स्टार्स, एक्सप्लोडिंग रनअवे स्टार्स, मिलियन डिग्री एक्स-रे गैस, डार्क मैटर, फेंट ब्लू गैलेक्सीज, यूबिक्विटस गैस क्लाउड्स, हाई एनर्जी चार्ज्ड पार्टिकल्स और मिस्टीरियस क्वांटम वैक्यूम एनर्जी। कहा जा सकता है यूनिवर्स का मजा गैलेक्सीज के बीच ही छुपा है, न कि गैलेक्सीज के अंदर। किसी भी सवेड वॉल्यूम ऑफ स्पेस में ड्वार्फ गैलेक्सीज नॉर्मल गैलेक्सीज से 10 गुना ज्यादा होती है। 1980 में लिखे मेरे पहले ऐसे का नाम था द गैलेक्सी एंड द 7 ड्वार्फ्स। मिल्की वे की टाइनी नियरबाई फैमिली पर आज टैली दर्जनों ड्वार्फ गैलेक्सीज तक पहुंच चुकी है। फुल साइज गैलेक्सीज में हंड्रेड्स ऑफ बिलियन स्टार्स होते हैं, लेकिन ड्वार्फ्स में सिर्फ 10 लाख स्टार्स तक हो सकते हैं, यानी डिटेक्ट करना 1 लाख गुना मुश्किल। इसलिए आज भी कई ड्वार्फ गैलेक्सीज हमारी आंखों के सामने छुपी रहती है। स्टार फॉर्मिंग ड्वार्फ्स अक्सर इरेगुलर और सॉरी लुकिंग होते हैं, और जिन ड्वार्फ्स ने स्टार फॉर्मेशन बंद कर दी है वो छोटे फीके स्मजर्स जैसे दिखते हैं। इन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल है क्योंकि 1, ये स्मॉल है, सडक्टिव स्पाइरल्स के सामने इग्नोर हो जाते हैं। 2, ये डिम है, ब्राइटनेस कट ऑफ में मिस हो जाते हैं। 3, इनका स्टार डेंसिटी लो है, तो कंट्रास्ट अर्थ की स्काई ग्लो के सामने बहुत पुअर होता है। लेकिन ड्वार्फ्स इतनी ज्यादा है कि शायद हमें नॉर्मल गैलेक्सी की डेफिनेशन ही बदलनी पड़े। मोस्ट ड्वार्फ्स बड़ी गैलेक्सीज के सैटेलाइट्स की तरह ऑर्बिट करती है। मैगेलेनिक क्लाउड्स भी मिल्की वे की ड्वार्फ फैमिली का हिस्सा है, लेकिन सैटेलाइट गैलेक्सीज की लाइफ हैजर्डस होती है। कंप्यूटर मॉडल्स दिखाते हैं कि धीरे धीरे उनकी ऑर्बिट डिके करती है और आखिरकार मेन गैलेक्सी उन्हें रिप करके खा जाती है। मिल्की वे ने भी पिछले 1 बिलियन साल में एक ड्वार्फ गैलेक्सी को निगल लिया। उसके फ्लेड रिमेन्स आज भी एक स्टार स्ट्रीम की तरह दिखाई देते हैं। कॉन्स्टेलेशन सैजिटेरियस के पास, इसका नाम सैजिटेरियस ड्वार्फ है, लेकिन इसे शायद लंच कहना ज्यादा सही होता। क्लस्टर्स में तो सीन और भी वायलेंट है। 2 या उससे ज्यादा बड़ी गैलेक्सीज टकराती हैं और पीछे रह जाती है एक टाइटैनिक मेस। स्पाइरल स्ट्रक्चर्स वॉर्प हो जाते हैं, गैस क्लाउड कोलिजन से नए स्टारबर्स्ट्स बनते हैं
और करोड़ों स्टार्स अपनी गैलेक्सी से निकलकर इधर उधर बिखर जाते हैं। कुछ स्टार्स ब्लॉब्स बनाकर नए ड्वार्फ्स बना लेते हैं, बाकी ड्रिफ्ट करते रहते हैं। एस्टिमेट्स कहते हैं कि 10% बड़ी गैलेक्सीज के साइंस हैं कि वो कभी किसी दूसरी बड़ी गैलेक्सी से टकराई है, और क्लस्टर्स में ये रेट 5 गुना तक ज्यादा हो सकता है। तो सवाल है, ये सारा गैलेक्टिक फ्लोट्सम कहाँ जाता है? क्लस्टर्स में इंटरगैलेक्टिक स्पेस में कितना छुपा है? अभी कोई क्लियर आंसर नहीं है, क्योंकि आइसोलेटेड स्टार्स बहुत फेंट होते हैं। साइंटिस्ट सिर्फ फेंट कलेक्टिव ग्लो डिटेक्ट कर पाते हैं, जो बताता है कि शायद उतने ही वैगाबॉन्ड स्टार्स इंटरगैलेक्टिक स्पेस में है जितने गैलेक्सीज के अंदर। और एविडेंस भी है, साइंटिस्ट्स ने 1 दर्जन से ज्यादा सुपरनोवास डिटेक्ट की है, जो किसी होस्ट गैलेक्सी से दूर एक्सप्लोड हुई। नॉर्मल गैलेक्सीज में हर एक सुपरनोवा के पीछे 1 लाख से 10 लाख नॉर्मल स्टार्स होते हैं। तो आइसोलेटेड सुपरनोवास का मतलब है अनसीन स्टार्स की पूरी पॉपुलेशंस एग्जिस्ट करती हो। सुपरनोवा की ब्राइटनेस एक्सप्लोजन के बाद हफ्तों तक बिलियन फोल्ड बढ़ जाती है और वो पूरे यूनिवर्स में दिखने लगती है। तो हो सकता है गैलेक्सीज से बाहर होमलेस स्टार्स और सुपरनोवास उतने ही कॉमन हो जितने गैलेक्सीज के अंदर स्टार्स। कॉस्मोस की ग्रैंड टैली में हम सबसे पहले गैलेक्सीज को गिनते हैं। लेटेस्ट एस्टिमेट्स कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में करीब 100 बिलियन गैलेक्सीज है। ब्राइट और ब्यूटीफुल स्टार्स से भरी हुई ये गैलेक्सीज डार्क स्पेस को ऐसे सजाती है जैसे रात में किसी देश की सैटेलाइट इमेज में शहर रोशनी से चमकते हो। लेकिन सवाल ये है, गैलेक्सीज के बीच का वॉइड कितना एम्प्टी है? सिर्फ इसलिए कि गैलेक्सीज सामने है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कुछ नहीं है। हो सकता है गैलेक्सीज के बीच छुपी हुई चीजें यूनिवर्स के एवोल्यूशन में गैलेक्सीज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। हमारी अपनी स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी मिल्की वे अपनी स्पिल्ड मिल्क जैसी शेप से अर्थ की रात की स्काई में दिखाई देती है। गैलेक्सी शब्द ग्रीक वर्ड गैलेक्सी से आया है, जिसका मतलब है मिल्की। हमारी सबसे नजदीकी नेबर्स 2 इरेग्युलर ड्वार्फ गैलेक्सीज 6 लाख लाइट ईयर्स दूर है। इन्हें फर्डिनैंड मैगेलन ने 1519 की यात्रा में रिकॉर्ड किया था, इसलिए इन्हें लार्ज और स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड्स कहा जाता है। ये सदर्न हेमिस्फीयर से क्लाउड लाइक पैचेस की तरह दिखते हैं। हमारी गैलेक्सी से बड़ी नियरेस्ट गैलेक्सी है एंड्रोमेडा 20 लाख लाइट ईयर्स दूर। इसे पहले लोग ग्रेट नेब्यूला इन एंड्रोमेडा कहते थे। ये मिल्की वे की ट्विन जैसी है, बस थोड़ी ज्यादा मैसिव और ल्यूमिनस। ध्यान देने वाली बात है कि मिल्की वे, मैगेलेनिक क्लाउड्स और एंड्रोमेडा नेब्यूला इन नामों में स्टार्स का जिक्र नहीं है, क्योंकि टेलीस्कोप के आने से पहले लोग इन्हें रिजॉल्व नहीं कर पाते थे। मॉडर्न डिटेक्टर्स और थियरीज ने दिखाया कि गैलेक्सीज के बीच भी यूनिवर्स भरा हुआ है। ड्वार्फ गैलेक्सीज, रनअवे स्टार्स, एक्सप्लोडिंग स्टार्स, मिलियन डिग्री एक्स-रे गैस, डार्क मैटर, फेंट ब्लू गैलेक्सीज, यूबिक्विटस गैस क्लाउड्स, हाई एनर्जी चार्ज्ड पार्टिकल्स और मिस्टीरियस क्वांटम वैक्यूम एनर्जी। कहा जा सकता है यूनिवर्स का असली मजा गैलेक्सीज के बीच होता है, न कि गैलेक्सीज के अंदर। किसी भी सफेद वॉल्यूम में ड्वार्फ गैलेक्सीज नॉर्मल गैलेक्सीज से 10 गुना ज्यादा होती है। फुल गैलेक्सीज में हंड्रेड्स ऑफ बिलियन स्टार्स होते हैं, जबकि ड्वार्फ्स में सिर्फ 10 लाख तक स्टार्स हो सकते हैं, यानी डिटेक्ट करना 1 लाख गुना मुश्किल। इसीलिए बहुत सी ड्वार्फ्स आज भी हमारे नोजर्स के सामने हिडन है। जिन ड्वार्फ्स ने स्टार फॉर्मेशन बंद कर दी है, वो छोटे बोरिंग स्मजेस जैसे दिखते हैं, और जो स्टार्स बना रही हैं, वो इरेग्युलर और काफी वियर्ड शेप की होती है। इन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल है क्योंकि ये स्मॉल, डिम और लो डेंसिटी होती है। लेकिन चूंकि ड्वार्फ्स इतनी ज्यादा है, शायद हमें नॉर्मल गैलेक्सी की डेफिनेशन ही बदलनी पड़े। मोस्ट ड्वार्फ्स बड़ी गैलेक्सीज के सैटेलाइट्स की तरह ऑर्बिट करती हैं। मैगेलेनिक क्लाउड्स भी मिल्की वे की फैमिली का हिस्सा है, लेकिन सैटेलाइट गैलेक्सीज की लाइफ इजी नहीं होती। कंप्यूटर मॉडल्स बताते हैं कि उनकी ऑर्बिट्स धीरे धीरे डके करती है और आखिरकार मेन गैलेक्सी उन्हें रिप करके खा जाती है। मिल्की वे ने भी पिछले 1 बिलियन साल में एक ड्वार्फ गैलेक्सी को निगल लिया। उसके रिमेन्स आज भी एक स्टार स्ट्रीम की तरह सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन के पास ऑर्बिट करते दिखाई देते हैं। इसका नाम सैजिटेरियस ड्वार्फ है, लेकिन शायद इसे लंच कहना ज्यादा सही होगा। क्लस्टर्स में तो और भी ड्रामा है। 2 या उससे ज्यादा बड़ी गैलेक्सीज कोलाइड होती हैं और पीछे रह जाता है एक टाइटैनिक मेस।
स्पाइरल्स वॉर्प हो जाते हैं, वायलेंट गैस कोलिजन से स्टारबर्स्ट्स बनते हैं और करोड़ों स्टार्स अपनी गैलेक्सी से निकलकर ड्रिफ्ट करने लगते हैं। कुछ नए ड्वार्फ्स बना लेते हैं, बाकी वैगाबॉन्ड्स की तरह भटकते रहते हैं। एस्टिमेट्स कहते हैं कि 10% बड़ी गैलेक्सीज के साइंस हैं कि वो कभी किसी और बड़ी गैलेक्सी से टकराई है। क्लस्टर्स में ये रेट 5 गुना ज्यादा हो सकता है। तो इंटरगैलेक्टिक स्पेस में कितना डेब्री है? सच कहें तो नोबडी नोस। आइसोलेटेड स्टार्स बहुत फेंट होते हैं, इसलिए उन्हें इंडिविजुअली डिटेक्ट करना मुश्किल है। साइंटिस्ट्स कलेक्टिव फेंट ग्लो से अंदाजा लगाते हैं और ऑब्जर्वेशंस बताते हैं कि गैलेक्सीज के बीच जितने होमलेस स्टार्स हैं, शायद उतने ही गैलेक्सीज के अंदर भी हैं। साइंटिस्ट्स ने दर्जन से ज्यादा सुपरनोवास डिटेक्ट किए जो किसी होस्ट गैलेक्सी से दूर एक्सप्लोड हुए। नॉर्मल गैलेक्सीज में हर एक सुपरनोवा के लिए 1 लाख से 10 लाख स्टार्स नॉर्मल रहते हैं, यानी आइसोलेटेड सुपरनोवास अनसीन स्टार पॉपुलेशंस का इशारा हो सकते हैं। सुपरनोवास इतने ब्राइट होते हैं कि एक्सप्लोजन के हफ्तों तक उनकी ब्राइटनेस बिलियन फोल्ड बढ़ जाती है और वो पूरे यूनिवर्स में दिखाई देते हैं। होमलेस सुपरनोवास की संख्या अभी छोटी लगती है, लेकिन शायद और भी बहुत मिलेंगी, क्योंकि सुपरनोवा सर्चर्स ज्यादातर नोन गैलेक्सीज पर फोकस करती है, एम्प्टी स्पेस पर नहीं। चैप्टर 5 डार्क मैटर। ग्रेविटी नेचर की सबसे फेमिलियर फोर्स है। ये हमें रोज महसूस होती है और फिर भी ये नेचर का सबसे मिस्टीरियस फिनोमेनन भी है। 1600 में आइजैक न्यूटन ने दिखाया कि ग्रेविटी हर बिट ऑफ मैटर से आती है और 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच का अट्रैक्शन एक सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन से एक्सप्लेन किया जा सकता है। न्यूटन के लिए ये था मिस्टीरियस एक्शन एट ए डिस्टेंस। फिर 1900 में एल्बर्ट आइंस्टाइन आए। उन्होंने बताया कि ग्रेविटी को ज्यादा एक्यूरेटली ऐसे समझा जा सकता है जैसे मैटर और एनर्जी स्पेस टाइम की फैब्रिक को वॉर्प कर रहे हो। न्यूटन की थियरी को उन्होंने मॉडिफाई किया ताकि प्रिडिक्ट किया जा सके कि लाइट रेज मैसिव ऑब्जेक्ट्स के पास से गुजरते हुए कितना बेंड होंगी। आइंस्टाइन की इक्वेशंस न्यूटन से ज्यादा फैंसी थी, लेकिन वो नाइसली काम करती थी मैटर पर, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन असली पजल ये है, यूनिवर्स की जितनी ग्रेविटी हमने मेजर की है, उसका करीब 85% हिस्सा ऐसे सब्सटेंसेस से आता है जिन्हें हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते और लाइट के साथ इंटरैक्ट होते हुए डिटेक्ट नहीं कर सकते। शायद ये ग्रेविटी मैटर से आती ही नहीं, शायद किसी और कंसेप्चुअल चीज से आती है। सच ये है, हम क्लूलेस हैं। ये मिसिंग मास प्रॉब्लम पहली बार 1937 में प्रॉपर्ली एनालाइज की गई थी। स्विस अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रिट्ज स्विकी ने। वो कैलटेक में 40 साल तक पढ़ाते रहे। ब्रिलियंट थे, लेकिन उतने ही कलरफुल और अक्सर अपने कलीग्स को इरिटेट करने वाले। स्विकी ने गैलेक्सीज के एक बड़े क्लस्टर को स्टडी किया, जिसे हम कहते हैं कोमा क्लस्टर। ये अर्थ से 300 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, कॉन्स्टेलेशन कोमा बर्निसस की डायरेक्शन में। इसमें करीब 1000 गैलेक्सीज हैं, जो क्लस्टर के सेंटर के चारों ओर घूम रही हैं, ऐसे जैसे मधुमक्खियां अपने हाइव के चारों ओर स्वॉर्म करती हैं। स्विकी ने कुछ दर्जन गैलेक्सीज की मोशन को मेजर किया और उनकी वेलोसिटी अनयूजुअली हाई निकली। लार्जर ग्रेविटी का मतलब है हायर वेलोसिटी, तो उन्होंने इन्फर किया कि कोमा क्लस्टर का मास बहुत ज्यादा है। लेकिन जब आप सारी विजिबल गैलेक्सीज का मास ऐड करते हैं तो वो काफी कम पड़ता है, यानी विजिबल मैटर इतनी ग्रेविटी बना ही नहीं सकता। अब सवाल है, क्या हमारी ग्रेविटी की लॉज फेल हो रही है? सोलर सिस्टम में तो न्यूटन का लॉ परफेक्टली काम करता है। प्लैनेट की स्टेबल ऑर्बिट स्पीड सन से डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड को 1.4142 गुना बढ़ा दें, तो अर्थ एस्केप वेलोसिटी अचीव करके सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाएगी। यही प्रिंसिपल गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स पर भी अप्लाई होता है। आइंस्टाइन खुद न्यूटन को ऑनर करते थे। अपनी नोटबुक में उन्होंने एक राइम भी लिखा, लुक अनटू द स्टार्स टू टीच अस हाउ द मास्टर्स थॉट्स कैन रीच अस। ईच वन फॉलोज न्यूटन्स मैथ साइलेंटली अलोंग इट्स पाथ। लेकिन जब स्विकी ने कोमा क्लस्टर को स्टडी किया तो रिजल्ट शॉकिंग था। मेंबर गैलेक्सीज इतनी फास्ट मूव कर रही थी कि उनकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा थी। अगर सिर्फ विजिबल मैटर होता तो क्लस्टर कुछ 100 मिलियन सालों में उड़कर खत्म हो जाता।
लेकिन सच ये है, कोमा क्लस्टर 1 बिलियन साल से एग्जिस्ट करता आ रहा है और यहीं से शुरू हुआ एस्ट्रोफिजिक्स का सबसे लंबा खींचता हुआ अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, डार्क मैटर प्रॉब्लम। फ्रिट्ज स्विकी के बाद के डेकेड्स में दूसरे गैलेक्सी क्लस्टर्स भी वही प्रॉब्लम दिखाने लगे, यानी कोमा क्लस्टर कोई पेक्यूलियर नहीं था। तो ब्लेम किसे करें? न्यूटन को? शायद नहीं, उनकी थियरी 250 साल तक हर टेस्ट पास कर चुकी थी। आइंस्टाइन को? नहीं, क्लस्टर्स की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि जनरल रिलेटिविटी की पूरी ताकत लगे। तो क्या मिसिंग मास सच में एग्जिस्ट करता है, बस एक इनविजिबल फॉर्म में? आज हम इसे कहते हैं डार्क मैटर। नाम सिंपल है लेकिन इम्प्लीकेशन बहुत गहरा। ये मैटर हमें दिखता नहीं, लेकिन इसका ग्रेविटी इफेक्ट जरूर महसूस होता है। 1976 में एस्ट्रोफिजिसिस्ट वेरा रूबन ने एक और ट्विस्ट जोड़ा। उन्होंने स्पाइरल गैलेक्सीज में स्टार्स की ऑर्बिटल स्पीड स्टडी की। विजिबल डिस्क के अंदर सब नॉर्मल था, सेंटर से दूर स्टार्स ज्यादा स्पीड से ऑर्बिट कर रहे थे, जैसा एक्सपेक्टेड था। लेकिन लूमिनस डिस्क से बाहर, जहां सिर्फ आइसोलेटेड गैस क्लाउड्स और कुछ स्टार्स थे, वहां भी ऑर्बिटल स्पीड्स हाई बनी रही, जबकि थियरी कहती थी कि बाहर जाते जाते स्पीड गिरनी चाहिए थी। रूबन ने सही गैस लगाया, वहां इनविजिबल मैटर है, वही स्टार्स और गैस क्लाउड्स को फास्ट ऑर्बिट करने पर मजबूर करता है। अब हम इनको कहते हैं डार्क मैटर हेलोस। ये प्रॉब्लम हमारी मिल्की वे में भी मौजूद है। गैलेक्सी से गैलेक्सी और क्लस्टर से क्लस्टर, हर जगह विजिबल मास और ग्रेविटी से इन्फर्ड मास में ह्यूज गैप है। एवरेज में डार्क मैटर का ग्रेविटी विजिबल मैटर से 6 गुना ज्यादा है। अब सवाल, क्या डार्क मैटर ऑर्डिनरी मैटर ही है, बस फेंट या अंडर लूमिनस? रिसर्च कहती है नहीं। ब्लैक होल्स? अगर इतने ब्लैक होल्स होते तो उनके आसपास स्टार्स की मोशन से हम डिटेक्ट कर लेते। डार्क क्लाउड्स? वो पीछे की स्टारलाइट अब्सॉर्ब कर लेते, जबकि असली डार्क मैटर ऐसा नहीं करता। रोग प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स? अगर ये होते तो यूनिवर्स में स्टार्स से 6 गुना ज्यादा प्लैनेट्स होने पड़ते, यानी हर स्टार के लिए 6000 जुपिटर्स या 20 लाख अर्थ्स। जबकि हमारे सोलर सिस्टम में सन के अलावा सब कुछ मिलाकर मास सन के मास का 0.2% भी नहीं है। एविडेंस है बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस से। अर्ली यूनिवर्स में न्यूक्लियर फ्यूजन ने हाइड्रोजन और हीलियम बनाया। रेशियो था हर 10 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के लिए 1 हीलियम न्यूक्लियस। कैलकुलेशंस कहती है कि अगर डार्क मैटर फ्यूजन में शामिल होता तो हीलियम की मात्रा कहीं ज्यादा होती, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे साफ है डार्क मैटर न्यूक्लियर फ्यूजन में पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी ये ऑर्डिनरी मैटर नहीं है। CMB के डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस भी यही कंफर्म करते हैं, डार्क मैटर और न्यूक्लियर फ्यूजन साथ नहीं चलते। तो बेस्ट गेस यही है, डार्क मैटर कोई ऑर्डिनरी मैटर नहीं है। ये सिर्फ ग्रेविटी एक्सर्ट करता है, वही रूल्स फॉलो करता है जो विजिबल मैटर करता है, लेकिन डिटेक्ट होने लायक और कुछ नहीं करता। प्रॉब्लम ये है, हमें पता ही नहीं डार्क मैटर है क्या। और सवाल वहीं खड़ा है, अगर हर मास के पास ग्रेविटी है तो क्या हर ग्रेविटी के पीछे मास होना जरूरी है? शायद हमें मैटर नहीं, ग्रेविटी इटसेल्फ को समझना बाकी है। डार्क मैटर और ऑर्डिनरी मैटर के बीच का फर्क हर एस्ट्रोफिजिकल एनवायरनमेंट में अलग अलग दिखता है, लेकिन ये गैप सबसे ज्यादा नजर आता है बड़ी एंटिटीज जैसे गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स में। छोटी चीजों में जैसे प्लैनेट्स और मून्स कोई फर्क नहीं। अर्थ की ग्रेविटी सिर्फ उसी मैटर से एक्सप्लेन हो जाती है जो हमारे पैरों के नीचे है। अगर आपका वजन ज्यादा है, ब्लेम डार्क मैटर को मत दीजिए। मून की ऑर्बिट भी डार्क मैटर से प्रभावित नहीं होती। प्लैनेट्स की सन के चारों ओर मोशन भी पूरी तरह विजिबल मैटर से एक्सप्लेन हो जाती है, लेकिन स्टार्स की मोशन गैलेक्सीज में वहीं डार्क मैटर जरूरी बन जाता है। तो क्या गैलेक्टिक स्केल पर अलग फिजिक्स काम करती है? शायद नहीं। ज्यादा संभावना यही है कि डार्क मैटर एक ऐसी मैटर है जिसकी नेचर हमें अभी समझनी है। ऑर्डिनरी मैटर की तरह कॉन्सेंट्रेट नहीं होती, बल्कि डिफ्यूज होकर फैल जाती है। इसलिए हमें डार्क मैटर प्लैनेट्स, कॉमेट्स या गैलेक्सीज जैसे चंक्स दिखाई नहीं देते। असल में जो मैटर हम जानते हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, लाइफ, वो सिर्फ एक पतली लेयर है कॉस्मिक केक की। बाकी यूनिवर्स एक विशाल ओशन है जो दिखता तो कुछ नहीं, पर वही असली बल्क है।
बिग बैंग के पहले 5 लाख सालों में ही मैटर ब्लॉब्स बनाने लगा था, जो आगे चलकर गैलेक्सीज और क्लस्टर्स बने। लेकिन साथ ही कॉस्मोस एक्सपैंड भी कर रहा था। एक तरफ ग्रेविटी सबको खींच रही थी, दूसरी तरफ एक्सपेंशन डाइल्यूट कर रहा था। ऑर्डिनरी मैटर अकेला ये बैटल जीत ही नहीं सकता था। डार्क मैटर की मदद जरूरी थी। बिना डार्क मैटर यूनिवर्स में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बनता, ना गैलेक्सीज, ना स्टार्स, ना प्लैनेट्स और ना हम। तो डार्क मैटर का ग्रेविटी ऑर्डिनरी मैटर से करीब 6 गुना ज्यादा है। एनालिसिस यही कहती है। ये हमें नहीं बताती कि डार्क मैटर है क्या, लेकिन ये जरूर बताती है कि इसका इफेक्ट रियल है। ऑर्डिनरी मैटर क्रेडिट नहीं ले सकता। तो डार्क मैटर हमारा फ्रेनेमी है। अननोइंग है क्योंकि हम नहीं जानते ये क्या है, लेकिन जरूरी भी है क्योंकि इसके बिना यूनिवर्स को ठीक से डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। साइंस में ये पहली बार नहीं हो रहा। 19वीं सदी में साइंटिस्ट सन की एनर्जी मेजर कर लेते थे, सीजन्स और क्लाइमेट पर उसका इफेक्ट कैलकुलेट कर लेते थे, बिना ये जाने कि असल में थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है। उस समय थियरीज थी कि सन जलता हुआ कोयले का गोला है। इसी तरह हम स्टार्स को क्लासिफाई करते थे, उनके स्पेक्ट्रा स्टडी करते थे क्वांटम फिजिक्स आने से बहुत पहले। कुछ स्केप्टिक्स डार्क मैटर की तुलना पुराने ईथर से करते हैं। 19वीं सदी में लोग मानते थे कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, जैसे साउंड को हवा चाहिए, उसे कहते थे ईथर। लेकिन 1887 के माइकलसन मॉली एक्सपेरिमेंट ने दिखा दिया कि लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं, लाइट खुद वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है। लेकिन फर्क ये है कि ईथर महज प्रिजम्पशन था, जबकि डार्क मैटर ऑब्जर्वेशनल फैक्ट से आता है। हम इसे इन्वेंट नहीं कर रहे, हम इसकी एग्जिस्टेंस विजिबल मैटर पर इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट से डिड्यूस कर रहे हैं। जैसे एक्सोप्लैनेट्स को लाइट से नहीं, होस्ट स्टार्स की मोशन से डिटेक्ट किया गया। वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि डार्क मैटर है ही नहीं। शायद ये किसी और डायमेंशन की फोर्स है। शायद हम किसी पैरेलल यूनिवर्स की ग्रेविटी महसूस कर रहे हैं, और शायद ये मल्टीवर्स का हिस्सा हो। सुनने में एग्जॉटिक और अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन क्या ये उतना ही क्रेजी है जितना पहली बार ये कहना था कि अर्थ सन के चारों ओर घूमता है, या कि सन मिल्की वे के 100 बिलियन स्टार्स में से एक है, या मिल्की वे यूनिवर्स की 100 बिलियन गैलेक्सीज में से सिर्फ एक है। चाहे आंसर कुछ भी निकले, डार्क मैटर की ग्रेविटी इक्वेशन से हट नहीं सकती। यूनिवर्स की फॉर्मेशन और एवोल्यूशन समझने के लिए ये जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग। ये बात लाइफ में ठीक है, इंजीनियरिंग, फिशिंग या डेटिंग के लिए। लेकिन साइंस में सीइंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेजरिंग, और वो भी ऐसे टूल से जो हमारी आंखों से ज्यादा अनबायस्ड हो, क्योंकि हमारी आईज और ब्रेन्स हमेशा अपने प्रीकंसीव्ड नोशंस और बायसेस साथ लाते हैं। डार्क मैटर 75 साल से डायरेक्ट डिटेक्शन के सारे अटेम्प्ट से बचता आ रहा है। पार्टिकल फिजिसिस्ट्स मानते हैं कि डार्क मैटर एक घोस्टली क्लास के अनडिस्कवर्ड पार्टिकल्स से बना है। ये पार्टिकल्स मैटर पर ग्रेविटी के जरिए असर डालते हैं, लेकिन लाइट या ऑर्डिनरी मैटर के साथ बहुत वीकली इंटरैक्ट करते हैं, या बिल्कुल नहीं करते। अगर फिजिक्स पर बेट लगानी हो तो यही सबसे सेफ ऑप्शन है। दुनिया के सबसे बड़े पार्टिकल एक्सेलरेटर्स कोशिश कर रहे हैं कि पार्टिकल कोलिजन से डार्क मैटर पार्टिकल्स मैन्युफैक्चर किए जाएं। वही स्पेशली डिजाइन्ड अंडरग्राउंड लैब्स कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये पार्टिकल स्पेस से आते हैं तो उन्हें डिटेक्ट किया जा सके। अंडरग्राउंड लोकेशन इसलिए चुनी जाती है ताकि कॉस्मिक पार्टिकल्स डिटेक्टर्स को डिस्टर्ब न कर सके। ये सब शायद बेकार भी हो सकता है, लेकिन इसका प्रेसिडेंट स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल न्यूट्रिनोस। इन्हें पहले प्रेडिक्ट किया गया और बाद में डिटेक्ट भी किया गया। न्यूट्रिनोज ऑर्डिनरी मैटर से एक्सट्रीमली वीकली इंटरैक्ट करते हैं। सन के थर्मोन्यूक्लियर कोर से हर हाइड्रोजन फ्यूजन पर 2 न्यूट्रिनोज निकलते हैं। वो सन को बिना रुके पार कर जाते हैं, स्पेस में ट्रैवल करते हैं और फिर अर्थ से भी ऐसे गुजरते हैं जैसे अर्थ एग्जिस्ट ही नहीं करता। इमेजिन करो, हर सेकंड, दिन और रात आपके बॉडी के हर स्क्वायर इंच से 100 बिलियन सोलर न्यूट्रिनोज गुजरते हैं और आपको पता तक नहीं चलता। फिर भी स्पेशल कंडीशंस में न्यूट्रिनोज को रोका जा सकता है, और पार्टिकल को अगर रोका जा सकता है तो डिटेक्ट भी किया जा सकता है। डार्क मैटर पार्टिकल्स भी शायद ऐसे ही रेयर इंटरैक्शंस के जरिए डिटेक्ट हों, या फिर ये किसी नई फोर्स से इंटरैक्ट करते हों।
ऐसी फोर्स जो अभी हमारी फिजिक्स में डिस्कवर नहीं हुई। यूनिवर्स की फैब 4 फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ग्रेविटी नॉन पार्टिकल्स की इंटरैक्शंस को गवर्न करती है। अगर डार्क मैटर इनके अलावा किसी न्यू फोर्स से इंटरैक्ट करता है तो हमें उस फोर्स को खोजना होगा। अब तक हमें इतना पता है, डार्क मैटर स्ट्रॉन्ग फोर्स से इंटरैक्ट नहीं करता, तो ये न्यूक्लियाई नहीं बना सकता। ये वीक फोर्स से भी इंटरैक्ट नहीं करता, जो काम न्यूट्रिनोज भी करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी इसका कोई लेना देना नहीं, इसलिए ये मॉलिक्यूल्स या डेंस क्लम्प्स में नहीं जुड़ता। ये लाइट को एब्जॉर्ब, अमिट, रिफ्लेक्ट या स्कैटर नहीं करता। बस एक चीज करता है, ग्रेविटी एक्सर्ट करना। ऑर्डिनरी मैटर उसकी ग्रेविटी को फील करता है और रिस्पॉन्ड करता है। और यही रीजन है कि हमें यूनिवर्स की स्ट्रक्चर और मोशन में इसका इफेक्ट दिखता है। लेकिन इसके अलावा इतने सालों बाद भी डार्क मैटर कुछ और करते हुए नहीं मिला। तो अभी के लिए हमें यही मानकर चलना पड़ता है कि डार्क मैटर हमारा इनविजिबल फ्रेंड है, स्ट्रेंज है, अननोइंग है, लेकिन यूनिवर्स जहां जहां इसकी मांग करता है, हमें इसे इन्वोक करना पड़ता है।